हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप सब अच्छे से होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभी तक हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। उसके बाद में हमने बात की रासायनिक अभिक्रियाओं को के क्या प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार हम कर चुके थे संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, जहाँ हमने देखा दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा। आज हम बात करेंगे उसके दूसरे प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार जो आपकी पुस्तक में दे रखा है, वियोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से लग रहा है, जैसा नाम से प्रकट हो रहा है, वियोजन यानी टूटना। वियोजन कहें या विघटन कहें, किसी चीज का टूटना। कौन टूटेगा? हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक। यानी कि अभिकारक टूटकर किसका निर्माण करे? उत्पाद का निर्माण करे। ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। आप सभी परिचित है चूना पत्थर। चूना पत्थर जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। आपने इस रासायनिक अभिक्रिया को गौर से देखिए। मैंने यहाँ एक चिन्ह बना रखा है, एक सिंबल बना रखा है। ये चिन्ह बताता है हीट को। यहाँ ऊष्मा दी जा रही है, तापमान बढ़ाया जा रहा है। अर्थात हमें ये वियोजन कराने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊष्मा की आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है। यह कार्य प्रकाश के द्वारा भी कर सकते हैं और यही कार्य विद्युत का प्रवाह द्वारा भी ऐसी अभिक्रियाओं में करवाया जा सकता है। वियोजन के लिए आपको ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत अप्लाई करना होगा इन रासायनिक अभिक्रियाओं में। हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आई, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। सीमेंट निर्माण में ये काफ़ी उपयोगी है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपको याद हो क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल यानी कि क्रिस्टल के अंदर जो उपस्थित जल है, हम उसका एक सूत्र मैंने लिखा है FeSO4 7H2O के क्रिस्टल। यदि इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ऑब्वियस सी बात है जल बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा? फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभक्त होता है। यानी कि ये एकल अभिकारक टूट रहा है तीन उत्पाद में, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो रहा है। ये कहाँ से आया? तो आपको याद होगा क्रिस्टल। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है, सर्वप्रथम उसमें से जल निकलता है। तत्पश्चात और ज़्यादा गर्म करने पर यह फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ऐसा ही एक और उदाहरण है लेड नाइट्रेट। यदि लेड नाइट्रेट जो कि एक रंगहीन चूर्ण है, रंगहीन, कोई कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, यदि इसे गर्म किया जाए तो हमें एक पीले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं लेड ऑक्साइड, PbO2, लेड ऑक्साइड। और यह कार्य होते समय जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग के धूम्र भी दिखाई देते हैं। ये धूम्र होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के। भूरा धुआं आपको दिखाई देगा और साथ में ही ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताती है कि किस तरह से एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रकार में, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा नाम से प्रकट है, सब्स्टिट्यूट यानी कि विस्थापन, एक स्थान से हटकर कोई दूसरे स्थान पर आपस में अदला बदली हो जाए या इस तरह से, तो विस्थापन। इस कैसी अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है।
तो उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये विस्थापन क्यों होता है या क्या होता है इस विस्थापन में? तो इस विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। हम उदाहरण से इसे समझेंगे। आप एक लोहे की कील लीजिए, इस लोहे की कील को अच्छे से पेपर से साफ कर लीजिए। जब आप इस पेपर से इसको साफ कर लें तो इसके साथ में आपको एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलेन लेना है। आप कॉपर सल्फेट का एक विलेन लेंगे, उसमें आपको लोहे की कील उसमें रखनी है कुछ समय तक। आप क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलेन का जो नीला रंग था कुछ समय पश्चात उस विलेन का रंग भूरा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण ये है कि लोहा यानी कि आयरन Fe को हमने रखा कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलेन में। इन दोनों में विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हुई। ये Fe कॉपर के स्थान पर आकर इसने फेरस सल्फेट का निर्माण किया, FeSO4 का निर्माण किया और वहीं कॉपर फ्री हो गया। अर्थात ये अभिक्रिया में क्या हुआ? विस्थापन। अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल, यदि लेड में आप कॉपर क्लोराइड के विलेन में रखें तो यहाँ पर भी लेड क्लोराइड, लेड जो है विस्थापित कर देता है कॉपर को। ये विस्थापन किस प्रकार से हो रहा है? कौन अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील? परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्या ये अभिक्रिया संभव है? क्या इस प्रकार का विस्थापन संभव है? अगर आपसे यहाँ कॉपर इस स्थान पे होता और आपसे कहा Fe यहाँ है, क्या ये संभव है? नहीं संभव होता, क्योंकि अधिक क्रियाशील कौन है? तो Fe अधिक क्रियाशील है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर से विस्थापित नहीं होगा। उनकी क्रियाशीलता का क्रम हम देखते हैं पर विस्थापन होगा। तो इसके लिए हमने कुछ तत्वों का एक क्रम मैंने जमाया। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर Ag और ऑरियम गोल्ड। ये ऐसा क्रम है। यदि हम इस क्रम को देखें तो इस टेबल में, इस सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम और न्यूनतम क्रियाशील होता है ऑरियम Au। इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता का घटता क्रम में, अर्थात ऊपर वाले अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। यहाँ हाइड्रोजन को एक मार्क माना गया कि इससे ऊपर वाले अधिक क्रियाशील है, जो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देंगे। हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे, उसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल देखें तो ये अधिक क्रियाशील तत्व ने कम वाले क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। अब हम आते हैं अगले प्रकार पे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जैसा नाम से द्वि यानी दो, विस्थापन कितना होगा? दो चीजों का, तो यानी कि दो तत्वों का, यहाँ दो परमाणुओं का विस्थापन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड की यदि हम क्रिया करवाएं, अभिक्रिया करवाएं Na2SO4 और BaCl2 की अभिक्रिया से, ये सोडियम और बेरियम एक दूसरे का आपस में इन आयनों का आदान प्रदान हो जाता है और बनता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और पोटेशियम क्लोराइड भी इसी तरह से इनके आयनों का आदान प्रदान होता है और सिल्वर क्लोराइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो अभी तक हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात की। हमारे पास अब अगला अंतिम रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। देखते हैं हम उसे। ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, किसे कहते हैं, किस तरह से संपन्न होती है। हमारा अगला प्रकार उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। जैसा नाम से, इस उपचयन का एक और नाम है ऑक्सीकरण। नाम है ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन ऑक्सी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना भी संभव हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं उपचयन। और यदि हम बात करें अपचयन किसे कहेंगे, तो इसका जस्ट ऑपोजिट, विपरीत
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, उसे ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम कहते हैं अपचयन। यहां हमने दोनों एक साथ बात की, उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन। यदि हम देखते हैं किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है वहीं दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो ऐसी इन अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन या रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि उपचयन क्या है। तो आप एक चाइना डिश के अंदर एक प्लेट के अंदर आप कॉपर, जो कि भूरे रंग का एक चूर्ण है, इसे आप गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं इस कॉपर चूर्ण के ऊपर एक काली परत जमा हो जाती है। ये काली परत इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड के निर्माण के कारण आती है, और वहीं यदि इस चूर्ण पर जो कॉपर ऑक्साइड की जो काली परत वाला चूर्ण हमें मिला है, इस पर आप हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करें तो यह काली परत हट जाती है और ये भूरे रंग के हो जाता है, अर्थात इसकी विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ देखिए आपने ऑक्सीजन का जुड़ना, देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया कॉपर के साथ, तो इसे हम कहेंगे किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और क्या बन गया, कॉपर, ऑक्सीजन निकल गई, तो उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का ह्रास तो अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम एक साथ देखें कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ कॉपर प्लस, यहाँ दो क्रियाएं संपन्न हुई एक साथ। देखिए ऑक्सीजन निकली तो इसे हमने कहा कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो उपचयन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, इसलिए इनका नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एक और उदाहरण हम देखते हैं, यदि जिंक ऑक्साइड और कार्बन के मध्य अभिक्रिया संपन्न हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक हमें प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि अपचयन, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि उपचयन। तो ये कुछ उदाहरण थे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के। दैनिक जीवन में यदि हम देखें तो ये उपचयन अभिक्रियाएं हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। आप सभी ने देखा होगा कि लोहा की प्रारंभ में हम देखें कि नया जब लेके आते हैं किसी लोहे की वस्तु को तो प्रारंभ में चमकीली होती है और कुछ दिनों तक वायु या आर्द्रता के संपर्क में रहने पर उस पर एक लाल भूरी परत जम जाती है, जिसे हम कहते हैं जंग लग गया। जंग लगने पर लोहे की जो चमक है वो चली जाती है, इस चीज़ को हम कहेंगे संक्षारण। और जब कोई हम बात करें लोहा या अन्य कोई धातु अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संसारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण। इसके कारण हमें काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। लोहे का उपयोग रेलिंग के अंदर, पुल निर्माण के अंदर, काफ़ी इमारतों के अंदर भी इसका उपयोग होता है, और इसके संसारण के कारण, डिग्रेडेशन के कारण हमें आर्थिक नुकसान होता है। और ये किस कारण, ऑक्सीजन से नमी के कारण हुआ। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत यानी कि गंध क्या है, बुरी हो जाती है, खराब हो जाती है, बदल जाती है। ऐसा हमें तेलीय या वसायुक्त पदार्थों को यदि हम कुछ समय रखें, ये उपचयित हो जाते हैं, और उपचयन के कारण उपचयित होकर तेल व वसा विकृत गंधित हो जाती है, उनकी गंध बदल जाती है, उनका स्वाद बदल जाता है। यदि आपको इसे रोकना है तो आपके पास पहला उपाय ये हो सकता है कि आप इसे वायुरोधी बर्तनों में रखें। वायुरोधी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, और हमने क्या कहा, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण है, उपचयन है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो उपचयन की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाएगी। दूसरा हम ये कर सकते हैं, उन खाद्य पदार्थों के अंदर प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दें, जिससे भी उपचयन की अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। आप सभी बच्चों चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट आप देखें तो काफ़ी उसके अंदर ऐसा लगता है कि हवा भरी हुई है। तो इस चिप्स के पैकेट में ऐसी हवा, ऐसी वायु का नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि काफ़ी समय तक उसमें रखी जो चिप्स है वो खराब नहीं हो, क्योंकि ऑक्सीजन निकाल दी और वहाँ नाइट्रोजन भर दी, यहाँ उपचयन की अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इस कारण चिप्स का पैकेट, चिप्स की जो थैली, चिप्स जो उसके अंदर रखी है वो काफ़ी लंबे समय तक उपयोग में ली जा सकती है। ऑक्सीजन के स्थान पर वहाँ नाइट्रोजन भरी होती है। तो इस तरह से यहाँ आपके अध्याय का समापन होता है।
इस अध्याय में हमने रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात की और मुझे आशा है कि आपको अध्याय 1 समझ में आया होगा। और यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा, आपको उत्तर दिया जाएगा। इस अध्याय से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें ताकि वो भी इन क्लासेस का लाभ ले सके। आज के लिए इतना ही। कल हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। अगला अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के विषय में कल से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।